मित्रों जय हिंद। ईश्वरी शरण आईएएस की इस हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है प्रगतिवाद प्रवृत्तियाँ। प्रगतिवाद की प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं, इसको जानने के पहले हम जान लेते हैं प्रगतिवाद क्या है, प्रगतिवाद के पहले क्या था, प्रगतिवाद के बाद क्या है। पहले हम देखते हैं प्रगतिवाद के पहले छायावाद था। हम जानते हैं कि 18 से 1936 तक ये छायावाद का समय है। किसका समय है? छायावाद का। और दूसरा जो समय आता है 1936 में, जब प्रगतिशील सम्मेलन होता है, तो 1936 से 1941 तक ये होता है प्रगतिवाद का समय। छायावाद में जो प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे काव्य के शिल्प पर, काव्य के कथ्य के साथ शिल्प पर भी बहुत ध्यान दिया जाता था, और सीधे बातें कहने के बजाय थोड़ा सा आवरण के साथ, या कह सकते हैं कि लाग लपेट के साथ वो बोली जाती थी, और लोगों को ताकि कर्णप्रिय भी लगे, और उसका अर्थ जब उसकी गहराई, काव्य की गहराई में आप उतरेंगे तब उसका अर्थ आप निकाल पाते थे। लेकिन प्रगतिवाद में जब हुआ तो वो चीज़ें छोड़ दी गई। यानी आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, हम अपनी बात कहेंगे। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कभी हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। ये नागार्जुन जी ने कहा था। तो जनता मुझसे पूछ रही है क्यों हकलाऊं, मतलब मैं तो बोलूँगा ही बोलूँगा। यहाँ पर था तो यहाँ पर हम बोलेंगे भी, लेकिन आपको मतलब बोलेंगे भी, लेकिन ये नहीं, ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि आपको बुरा लग जाए। बुरा लगने वाली चीज़ हम नहीं बोलेंगे। यहाँ पर राष्ट्रवाद की बात अच्छे से होती है। राष्ट्रवाद अपने प्राचीन काल को हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रवीर हो जई बनो जई, बढ़े चलो बढ़े चलो। या हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। मतलब प्राचीन काल का जो देव सभ्यता थी उसका ध्वंस, यानी हमारी सभ्यता प्राचीन काल में देव सभ्यता थी। तो इस तरह की बातें यहाँ पर नहीं आती। यहाँ पर क्या होता है, हम जहाँ जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पर जहाँ न भरता पेट, देश हो कैसा भी हो महानरक है, कागज़ की आज़ादी मिलती ले लो दो दो आने में। मतलब दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया कोई सोई उसके पास। यानी जो कल्पना लोक था, कल्पना लोक से निकल करके हम यथार्थवाद में जब आते हैं तो वो छायावाद से निकल करके प्रगतिवाद में आ जाते हैं। ये सीधा सीधा मामला है। कल्पना लोक से निकल करके जब यथार्थ की धरातल पर हम पहुंचते हैं, अपने जो मानसिक स्तर पर हमने जो एक आभा बनाई हुई थी देश की, उससे निकल करके जब हम लोगों के सुख दुख दर्द को समझने लगते हैं तो वो प्रगतिवाद होता है। उसी प्रगतिवाद की कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ थीं, उस सुख दुख को किन किन कवियों ने कैसे किस तरह से व्यक्त किया, इसी प्रवृत्तियों हम देखेंगे। उसके बाद शिल्प जो देखते हैं, शिल्प जो था वहाँ पर काव्य रूप भी प्रबंधात्मक था, बिंब था, इसी तरह से छंद थे। लेकिन यहाँ पर भाषा थी, लच्छेदार भाषा थी, या कह सकते हैं कि भाषा का एक जो रमणीकता थी, वो भाषा वहीं पर बनी है। लेकिन यहाँ पर उसको त्यागा क्या गया कि एक जनसामान्य की भाषा जो समझ पाए। छायावादी काव्य तो हर आदमी समझ नहीं पाएगा, जो पढ़ा होगा वही समझ, लेकिन यह कि प्रगतिवादी काव्य ये तो सर कोई समझेगा। प्रगतिवादी काव्य दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, वहाँ है हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो एक चेंज होता है वो बहुत बड़ा चेंज होता है प्रगतिवाद में। और वहाँ पर जो कोई वाद नहीं, छायावाद तो था लेकिन उस पर किसी एक जो सचंतावाद था, रोमांटिसिज्म था वहाँ का, पश्चिम का, उस पर उसका असर था। लेकिन यहाँ पर मार्क्सवाद का असर है, और मार्क्सवाद का असर नहीं है। मार्क्सवाद से पूरी तरह से ये काव्य प्रेरित है, या कह सकते हैं मार्क्सवाद का भारतीय संस्करण है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का काव्य मार्क्सवाद का भारतीय संस्करण है, और उसी प्रगतिवाद की हम प्रवृत्तियों को यहाँ चर्चा करेंगे। 1936 से 41 तक आप जान गए हैं। प्रगतिवाद हमने बताया कि सबसे बड़ी बात मार्क्सवादी प्रभाव था इस पे। क्या था पहली बात, अगर पहला टॉपिक देखा जाए,
वर्ग संघर्ष या लोगों के जो गरीब हैं, जिनको भोजन नहीं मिल रहा, अन्न नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा है, अकिंचन हैं, गरीब हैं, भीख मांग के गुजारा करते हैं, भूखों मरते हैं, उनके लिए जो सहानुभूति थी यहाँ पर थी। और ये लोग मार्क्सवाद से क्यों प्रेरित थे? क्योंकि मार्क्सवाद ने रूस में एक समाजवाद की स्थापना की थी, और समाजवाद के बाद साम्यवाद आता है, और वो हर व्यक्ति यहाँ पर समान होता है, कोई न छोटा होता है ना बड़ा होता है। तो यहाँ पर भी वही स्थिति आती है। इसीलिए यहाँ पर मुक्तिबोध जी ने सीधे लिखा, लाल क्रांति की लड़ने वाली मजदूर सेना आम, सीधा लिखा उन्होंने, लाल क्रांति की लड़ने वाली मजदूर सेना, क्योंकि मार्क्सवाद किसकी बात करता था? मजदूरों की, किसानों की, आम, उनका उनके स्त्री पुरुषों को मेरा लाल सलाम। मेरा लाल सलाम, यह है किसकी? मुक्तिबोध की लाइन है। तो लाल क्रांति की लड़ने वाली मजदूर सेना आम, उनका उनके स्त्री पुरुषों को मेरा लाल सलाम। मतलब क्रांति की भी बात करता है, हिंसा की भी बात करता है, क्योंकि समाज में समरसता, जो अमीर है अमीर होता जाता है, गरीब है गरीब होता जाता है, ये तभी समरसता आएगी जब समाजवाद होगा, समाजवाद के बाद साम्यवाद होगा। और इसी पर मुक्तिबोध जी ने ये चीज़ लाइन लिखी, लाल क्रांति की लड़ने वाली मजदूर सेना आम, उनका उनके स्त्री पुरुषों को मेरा लाल सलाम। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो मार्क्सवादी हैं, ये सामाजिक यथार्थवाद पर, सामाजिक यथार्थवाद पर विश्वास करते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो सामाजिक यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थवाद मतलब समाज में जो घट रहा है उसी को देखते हैं, वो उसकी आभा नहीं बनाते हैं कि हम घर बैठे उसकी आभा नहीं बनाते हैं। इसीलिए नागार्जुन जी ने लिखा है, क्या लिखा है? दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। मतलब भूख, इतनी लोग भूखे नंगे थे कि दानों के या खाने की वजह से भूखे रहते थे, और जब उनके घर में खाना होता था तभी उनको प्रसन्नता आती। उनकी प्रसन्नता का कारण खाना था। वो विलास, भोग विलास की बातें छोड़ दीजिए, पिक्चर सिनेमा की बात छोड़ दीजिए, घूमने टहलने की बात की छोड़ दीजिए, पर्यटन की बात छोड़ दीजिए, एक दूसरे से गप्पे मार, मतलब कोई भी अच्छे कपड़े पहनने की बात छोड़ दीजिए, गाड़ी में घूमने की बात छोड़ दीजिए। उनको खुशी कहाँ मिलती है? दानों से। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, दिनों के बाद। ठीक, तो इस तरह सामाजिक यथार्थवाद की जो पोषण करता है, किस तरह से प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद का पोषण करता है, ना कि वहाँ पर है कि हिमाद्रि तुंग सिंह से या देव सभ्यता के ध्वंस की बात करता है, या इस तरह की कोई काल्पनिक बात नहीं करता है। वो सीधे करता है कि यहाँ का जो व्यक्ति की बात करता है, मजदूर की बात करता है, किसान की बात करता है, भूखे नंगों की बात करता है, जो एक एक दाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए सामाजिक यथार्थवाद की बात ही करता है। तीसरा बिंदु अगर हम देखें तो पूंजीवाद से घृणा करता है। क्या करता है? पूंजीवाद से घृणा, क्योंकि पूंजीवाद ऐसा है, पूंजीवाद समाजवाद का दुश्मन है। पूंजीवाद में धन का एक्युमुलेशन होता है, धन जो है इकट्ठी होती है किसी व्यक्ति, अब आज भी है, जो बड़े बड़े घराने हैं धन उनके पास इकट्ठा हो जाता है। और जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद से धन उनके घर में इकट्ठा हो जाता है, और
उसका असर ये पड़ता है, गरीब गरीब हो जाता है, अमीर अमीर हो जाता है। गरीबों के घर गरीबी आ जाती है, अमीरों के घर अमीरी आ जाती है, और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब हो जाता है, गरीब और भूखा नंगा होता जाता है। तो ये पूंजीवाद से घृणा करता है। तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ। उन्होंने कहा तू है मरण, पूंजीवाद को उन्होंने कहा है कि तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ। जब प्रगतिवादी काव्य की बात आती है तो उसमें सीधा लिखा हुआ तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। मतलब पूंजीवाद का ध्वंस ही एकमात्र चारा है समाजवाद लाने का, लोगों को सुखी जीवन, गरीबों को, भूखों को, किसानों को, मजदूरों को सुखी जीवन देने का। वो सीधा सीधा कहते हैं तू है, लिख देता हूँ, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। तेरा ध्वंस, तू है मरण, तू है रिक्त, तू है मरण, ये भी इसमें जुड़ा हुआ, मतलब लोगों के मरण है तू, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। यानी तू है मरण, पूंजीवाद का समापन ही एकमात्र चारा है। तू है रिक्त, उससे किसी का भला नहीं होना है, रिक्त है। और तू है व्यर्थ, पूंजीवाद किसी के लिए, किसी गिने चुने को लिए है ये। तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ, मतलब उसका अर्थ या उसकी सार्थकता उसी में है कि उसका ध्वंस हो जाए, सीधा सा है। तो तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। अब अगर पूंजीवाद से घृणा है तो किससे प्यार होगा? समाजवाद से या शोषितों से प्यार। अगर चौथा बिंदु को देखा जाए तो शोषितों से प्रेम, शोषितों से। यहाँ जो शोषित है ये उसी की बात करते हैं, उसी में क्रांति भरने का प्रयास करते हैं। कवि जो है, जो शोषित है, जो लगातार मेहनत करके, मजदूर है, मजदूरी करके लोगों का पेट भरता है, लेकिन अपना खुद भूखा रहता है, उसकी बात करते हैं। और उन शोषित को जगाने का भी काम करते हैं। वो जानते हैं कि वो फौलादी है, इस माहौल में भी जीवित रहता है, भूखे रह करके जीवित रहता है, संघर्ष करके जीवित रहता है। सीधे वो कहते हैं कि, क्या कहते हैं, सीधे वो उनका कहना है कि मैंने उनको जब जब देखा लोहा देखा। क्या कहते हैं? मैंने उनको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये शोषितों की बात हो रही है। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ठीक, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। मतलब हर स्थिति में शोषित क्या है? वो फौलादी है। वो धूप में, बारिश में, ठंडी में तपता है, लगातार मेहनत करता है, अनवरत परिश्रम करता है। गलते देखा, वो टूटता भी है। और ढलते देखा, और अपने आप को माहौल में ढालता भी है, अपने आप को जीवित रखता है, अपने आप को संघर्ष के काबिल बनाए रखता है। अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए कुछ अनाज वो अपना खाता है, कुछ बचाता है। मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। और जब बात आती है शोषण की, शोषण जब अति हो जाती है, सिर के ऊपर पानी चला जाता है, तब क्या होता है? गोली जैसे चलते देखा। उसे मैंने विद्रोह भी करते देखा।
तो इस तरह से सोचतों से प्रेम की बात आती है, सोचतों से प्रेम है। अगर राष्ट्रवाद की बात की जाए तो राष्ट्रवाद की बात, यहाँ राष्ट्रवाद की बात आती है, चौथा बिंदु है। पांचवा राष्ट्रवाद। तो ऐसा नहीं यहाँ राष्ट्रवाद नहीं है, राष्ट्रवाद है, लेकिन इसको उसी अर्थ में देखा गया। राष्ट्रवाद को किस अर्थ में, राष्ट्रवाद को किस अर्थ में देखा, राष्ट्रवाद को उसी अर्थ में देखा गया है। किस अर्थ में कि वो सोचतों, भूखों, नंगों की कितना वो सपोर्ट करता है। ये इसी संदर्भ में इसको देखा गया है राष्ट्रवाद को, कि राष्ट्रवाद किस तरह से भूखे और नंगों को सपोर्ट करता है। इसी तरह से राष्ट्रीय चेतना है इसमें। न जहाँ न भरता पेट देश हो कैसा भी हो महानरक है। ये राष्ट्रवाद इस तरह का राष्ट्रवाद है, केवल महिमा मंडन करने वाला राष्ट्रवाद नहीं है। क्या है? जहाँ न भरता पेट देश वो कैसा भी है महानरक है। जहाँ न भरता पेट देश वो कैसा भी है, कैसा भी हो, कैसा भी देश हो महानरक है। कागज की आज़ादी मिलती ले लो दो दो आने में, कि ऐसी आज़ादी किस काम की है? कागज की आज़ादी मिलती ले लो दो दो आने में, ऐसी आज़ादी हमारी किस काम की है जो हमें 2 जून की रोटी, हमारे गरीबों को, वंचितों को भोजन ना उपलब्ध करा सके। इसी तरह से इसमें राजनीतिक चेतना भी, ऐसा नहीं कि राजनीतिक चेतना नहीं है, राजनीतिक चेतना भी है, लेकिन राजनीतिक चेतना भी किसके लिए है? शोषितों को, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, शोषितों को न्याय दिलाने के लिए और उनके ऊपर बैंक करने के लिए। जैसे श्वेत श्याम रत नार अखिया निहार के, एक नागार्जुन जी ने लिखा है, श्वेत श्याम रतनार, श्वेत श्याम रतनार अखिया निहार के, सिंडिकेटी प्रभुओं की पग धूल झार के, सिंडिकेटी प्रभुओं की पग धूल झार के, लौटे हैं दिल्ली से कल टिकट मार के, लौटे हैं दिल्ली से कल टिकट मार के, आए दिन बाहर के। तो ये श्वेत श्याम रतनार अखिया निहार के, ये वहाँ जाते हैं, अय्यासी करते हैं और उसके बाद जोड़ तोड़ करके टिकट प्राप्त करते हैं। उस समय की बात है, जोड़ तोड़, आज भी स्थितियाँ वही हैं, जोड़ तोड़ करके टिकट प्राप्त करते हैं। उस टिकट के बाद अब उनकी मौज ही मौज है, आगे इलेक्शन जीतेंगे, जीत जाएंगे, नेताजी हो गए, उसका शोषण किसका? गरीबों का शोषण फिर शुरू। तो इस तरह से राजनीतिक चेतना इनके अंदर है। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक चेतना नहीं है, राजनीतिक चेतना है। इस राजनीतिक चेतना में वो गांधी जी को भी नहीं बख्शते हैं, सीधा सीधा कहते हैं कि बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के। क्या कहते हैं? बापू के भी ताऊ निकले, ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के। बापू के सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। क्या निकले? सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। ठीक, बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। इस तरह से जो राजनीतिक चेतना थी, यही नहीं, यहाँ पर भी वो सीधा सीधा पूंजीपतियों पर भी कटाक्ष करते हैं। टाटा बिरला डाल मियाँ की 300 दिन दिवाली है, सीधे कहते हैं टाटा बिरला डाल मियाँ की 300 दिन दिवाली है। यहाँ पर 300 दिन दिवाली है और गरीब मजदूर भूखा नंगा मर रहा है। अगर प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम भी यहाँ पर सामाजिक जो दायरा है, ये समाज छायावादी प्रेम नहीं है। कैसा प्रेम है? ये साहचर्य जीवन का, जो पति पत्नी मिल करके एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हुए, खेत में काम करते हुए, मजदूरी करते हुए, क्योंकि महिलाएं मजदूरी करती हैं, आदमी भी मजदूरी करता, साथ में कर रहे हैं, तो वहीं पर जो दो प्रेम होता है वो मिलकर के दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी, मिलकर के दोनों प्राणी। तो ये साहचर्य सामाजिक जीवन को जोड़ने वाला प्रेम है, तोड़ने वाला नहीं है। सामाजिक जीवन को जोड़ने वाला प्रेम है, साहचर्य का प्रेम है, सामंजस्य का प्रेम है, दाम्पत्य का प्रेम है। जो छाया प्रगतिवाद का प्रेम है, कैसा प्रेम है? साहचर्य का प्रेम है, दाम्पत्य का प्रेम है और समाज का प्रेम है, सामाजिक प्रेम है।
उसमें ना उच्छृंखलता है, न बल्गरता है, या कह सकते हैं न ही इसमें जो है किसी तरह का रहस्य है, ना ही सब कुछ सीधा सीधा है। दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी, मिलकर के दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी। तो उन दोनों का प्रेम देख करके जो साहचर्य या जो प्रेमपूर्ण संदेश जाता है वो सामाजिक समरसता की, सामाजिक सौहार्द की, सामाजिक संस्कृति का पोषण ही करता है। तो छायावादी जो काव्य है वो इस तरह का पोषण निरंतर छायावाद का जो कल्चर है या प्रगतिवाद का जो काव्य है वो इसी तरह का कल्चर, इसी तरह की प्रवृत्तियाँ उसमें विकसित हुई हैं। इसके अलावा एक दो बिंदु और हैं जिसमें जैसे ये देख सकते हैं, ग्राम में प्रकृति एक है, एक बिंदु ग्राम प्रकृति है। इसमें सीधा सीधा उसमें जो कह सकते हैं कि मानवीकरण, वहाँ पर छायावाद में मानवीकरण होता है, प्रकृति का मानवीकरण होता है, उसमें रहस्यमयता आती है। लेकिन यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण होता है लेकिन दूसरी तरह से। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। मतलब पूरे प्रकृति, पूरे सराउंडिंग्स का, पूरे परिस्थिति का मानवीकरण है। और इसे जो है भदेश कहते हैं छायावादी काव्य। इसी तरह का मानवीकरण करने के, इस तरह का मानवीकरण यहाँ प्रकृति प्रेम यहाँ दिखाई देता है उसमें, प्रकृतिवादी काव्य में। और तमाम सारे कवियों ने इस तरह की, जैसे केदारनाथ अग्रवाल की एक कविता है कि वो नदी आज उदास थी, जैसे है एक है, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था। एक लाइन और है इसमें, मैंने उसको नहीं जगाया, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसको नहीं जगाया, मैं दबे पांव घर वापस आया। वर्ग संघर्ष की बात होती, प्रतीकात्मा, यहाँ भी प्रतीकात्मकता यहाँ है थोड़ा सा, लेकिन बहुत कम मात्रा में। इसी तरह से अगर शिल्प की बात किया जाए तो काव्य रूप में प्रबंधात्मकता शिल्प में अगर देखा जाए तो शिल्प में काव्य रूप में मुक्तक के रूप में लिखा गया है। मुक्तक के रूप में, छाया प्रबंध काव्य के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर किसी एक सिस्टम पकड़ कर पूरा काव्य महाकाव्य रचा जाएगा। तो ये मुक्तक के रूप में, ताकि कटाक्ष और सारी चीज़ें हो पाएँ। सारे काव्य इसी तरह से प्रकृतिवाद के लिखे गए हैं। इसी तरह से अगर भाषा की बात की जाए तो भाषा कैसी है, जनसाधारण की। नागार्जुन सीधे कहते हैं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कभी मैं साथ कहूँगा क्यों हकलाऊं। यहाँ पर लोकधुन का प्रयोग किया गया है, जो छंद है वो लोकधुन है। बिंब जो है, कहीं कहीं बिंब का प्रयोग किया गया है। तोड़ रहा वह तट चट्टानी, एक अगर कभी कभी कहीं कहीं, जैसे बादल एक कविता है, बादल में इस तरह से प्रगतिवाद का काव्य, इसमें बादल को घिरते देखा मैंने उसके, तो बादल को घिरते देखा में काव्य में ये इस तरह की प्रतीकात्मकता, इस पर विरोध भी होता है, प्रगतिवाद और छायावाद का असर दिखता है इसमें। तो कहीं कहीं प्रतीकात्मकता कुछ अलग अर्थ में प्रयोग की गई है। तो प्रतीकात्मकता नहीं है, बिंब है कहीं कहीं बहुत, दो भी बिंब ऐसा है जो वर्ग संघर्ष को प्रेरित करता है। प्रतीकात्मकता कहीं कहीं है, जैसे हमने बताया प्रतीकात्मकता कहाँ कहाँ है, जैसे बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा। अलंकार जो हैं, जो वंचितों को, शोषितों को, किसानों को, मजदूरों को
की बात कहने के लिए जिस अलंकार, अगर अलंकार सहयोगी है तभी उसका उपयोग किया गया, अन्यथा ऐसे कोई छायावादी अलंकार जैसे हैं, छायावाद के तमाम सारे अलंकार, क्योंकि वहाँ पर काव्य जो है बहुत ही कह सकते हैं एक बेहतरीन शिल्प की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन काव्य है। उसको पढ़ने के बाद दिमाग में एक अलग ही रस होता है, और यहाँ पर यथार्थवाद के कारण, मार्क्सवाद के कारण वो रस यहाँ पर आप नहीं प्राप्त करेंगे, लेकिन जनता का दुख दर्द आप सीधे महसूस कर पाएंगे। ये दोनों काव्यों में अंतर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं। यहाँ से प्रश्न अक्सर बार बार आता है, चाहे आपके एकेडमिक हो, एमए या एमए हिंदी हो, बीए हिंदी हो, या सिविल सर्विसेज के मुख्य परीक्षा हिंदी साहित्य जिन छात्रों का, विद्यार्थियों का ऑप्शनल है, उनमें भी ये सीधा सीधा पूछा जाता है। वीडियो अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।